जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग जिस लेसन की बात कर रहे हैं वो है उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। तो इस लेसन से रिलेटेड जो पार्ट फर्स्ट का वीडियो है वो आ चुका है। ठीक, तो आज हम इस लेसन में और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात किया जाना बाकी है, तो उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं इस लेसन के बारे में। शिक्षा के व्यावसायीकरण में ही इसकी यथार्थता निहित है, इसको हम समझाना है। और शिक्षा के व्यावसायीकरण से आप क्या समझते हैं, ये जो प्रश्न है ना, ये पिछले पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो समझते हैं शिक्षा का व्यावसायीकरण। भारतीय शिक्षा जो आयोग है उसके अनुसार भारत के भाग्य का निर्माण उसके अध्ययन कक्षों में हो रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो क्लास है ना, जिनमें पढ़ाई होती है, उनमें भारत के भाग्य का निर्माण हो रहा है। हमारा विश्वास है कि यह कथन केवल शाब्दिक नहीं है, विज्ञान तथा तकनीकी पर आधारित है। इस युग में शिक्षा ही जनता की खुशहाली, कल्याण एवं सुरक्षा का निर्धारण करती है। तो ये किसका कथन है? भारतीय शिक्षा आयोग का कथन है। जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि वह कुशल और व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, ना कि पढ़े लिखे बेकार लोग नागरिकों का। ठीक, इतना समझ में आया। इस शिक्षा का आधार उत्पादन रखा जाता है, अतः शिक्षा तथा उत्पादन के आपसी संबंधों पर विचार करके आयोग ने शिक्षा के कुछ आधार बताए हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो है सामान्य शिक्षा में कार्यानुभव आवश्यक रूप से होना चाहिए। सेकंड है शिक्षा का संबंध वास्तविक जीवन से होना चाहिए। थर्ड है कृषि, व्यापार तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए। फोर्थ है विज्ञान शिक्षा तथा संस्कृति का आधार होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है विज्ञान एवं कृषि पर अधिक बल देते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा का विकास करना चाहिए। भारतवर्ष के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 100 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थी कला जो आर्ट साइड होते हैं वो विषय लेते हैं, जबकि 12 विद्यार्थी ही केवल व्यावसायिक शिक्षा का चयन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कई सारी साइड से 12 विद्यार्थी हैं, तो कुछ लोग क्या नहीं होते, कॉमर्स लेने वालों की संख्या होती है, कुछ आर्ट साइड के होते हैं और कुछ साइंस साइड के होते हैं। तो इन्होंने मतलब ऐसे ही एक रेशियो बनाया है कि भाई अगर जैसे 100% विद्यार्थी हैं, ठीक, और जब उनके सामने ऐसी स्थिति आती है कि वो आर्ट साइड्स से आगे की शिक्षा पूर्ण करेंगे या साइंस साइड से, तो फिर उनमें से लगभग 70% जो विद्यार्थी रहते हैं वही सोचते हैं कि भाई आर्ट साइड ले लेंगे क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ईजी होते हैं, कुछ ऐसा ही बाकी जो वो सोचते हो। और 12% छात्र और बाकी जो बचे छात्र वो किसी और स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हैं। तो यही बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। जबकि विदेशों में 60 से लेकर 70% विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा का चयन करते हैं। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फॉरेन में क्या होता है, मतलब विदेशों में क्या होता है कि 60 to 70% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो व्यावसायिक शिक्षा का चयन करते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं या जो कोर्सेज होते हैं उनका चयन करते हैं एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी वजह से हमारे देश में अधिक बेरोजगारी है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रोजगार के कई साधन होते हैं, जैसा आप सबको पता है वर्तमान दृश्य को देखते हुए, जिससे उनका एवं देश का व्यवसायीकरण हो। आज नवयुवकों में शिक्षा के प्रति निराशा, अनुशासनहीनता, शिक्षा में अविश्वास पैदा होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से आज शिक्षा की आलोचना उद्देश्य विहीन तथा वास्तविक जीवन से दूर वाली कहकर की जाती है। अब इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो। तो प्रश्न शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, तो अब देखेंगे तो भाई काफ़ी बड़ा दिखेगा, लेकिन इतना आपको पेपर में नहीं लिखना है। मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उनमें इतना बड़ा तो नहीं लिखना है। तो इनमें से शुरुआत में भारतीय शिक्षा आयोग ने जो बोला है उसको अपने दिमाग में रखकर थोड़ा बहुत वो लिख सकते हैं, बाकी जो पॉइंट्स बताए हैं उनको लिख सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल के तौर पर आप वो बता सकते हैं कि अगर हमारे देश में क्या होता है कि 100% विद्यार्थी मान लीजिए हैं, तो उनमें से इतने लोग आर्ट साइड, इतने लोग साइंस साइड, तो एग्जाम्पल 1-2 लाइन 3 लाइन में बता सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा से में माफ़ कीजिएगा,
बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, इसको हमको स्पष्ट करना है। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि बाल श्रम के प्रमुख कारण एवं इसके निराकरण के उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक, या फिर बचपन छीनता बाल श्रम निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, क्या बचपन छीनता बाल श्रम। ये भी प्रश्न आए हुए हैं पेपर में, इसलिए जो आए हुए हैं उनको तो हमको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। बाल्यावस्था है जीवन का आधार, शिक्षा व देख रेख है उसका अधिकार। तो ये कोटेशन आप ध्यान में रख सकते हैं। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही लालिमा छाने लगती है एवं आभास हो जाता है कि दिन कैसा निकलेगा, उसी प्रकार शिशु यह दिशा दिखाता है कि वह कैसा नागरिक बनेगा। अच्छा या बुरा नागरिक बनाना बालक के प्रथम 5 या 6 वर्षों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। और ठीक है, और प्रथम 5 से 6 वर्ष उसके जीवन का अत्यधिक संवेदनशील व महत्वपूर्ण समय होता है, जिनके आधार पर उसका जीवन निर्भर करता है। ये सब बातें आपको पता है। ऐसे ही पढ़ने के तो हम काफ़ी बहुत बड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ लाइनें इनको आप ध्यान में रखिए। ठीक, ऊपर की बातें तो समझाने के लिए आपको पूरा बता रहा है, लेकिन आप यहाँ से भी पहले आप थोड़ा सा इंट्रो में आप शुरुआत की लाइनें लिख सकते हैं, जो अभी पीछे कोटेशन के नीचे दी, कोटेशन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो उस कोटेशन के नीचे जो भी सब लिखा था वो आप अपने ध्यान में रख सकते हैं इंट्रो के लिए। उसके बाद आप आर्टिकल के माध्यम से या फिर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व विद्यालय में मध्याह्न भोजन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि उपर्युक्त अवसर सभी बालकों को प्राप्त नहीं हो पाते। जो बालक निर्धन परिवार में है, कौन से अवसर, मतलब जो संपन्न है। ठीक, जो बालक निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं उन्हें अपनी प्रतिभा तथा योग्यता को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता और उनके माता पिता या परिवार के सदस्य विद्यालय भेजने के पूर्व ही क्या श्रमिक बना देते हैं। इसका कारण उनके परिवार की गरीबी तथा मजबूरी होती है, जबकि ऐसे सभी बालकों में अन्य बालकों की भांति शिक्षा के अधिकार प्राप्त हैं। वे भी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा व विद्यालय में मध्याह्न जो भोजन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। संविधान की दृष्टि में यहाँ पे कुछ पूर्ण मतलब प्रावधान भी हैं, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रत्येक बालक जो कि 0 से 6 मतलब 6 वर्ष की आयु का है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से किसी भी आयु वर्ग का है, तो शिक्षा कानून अधिकार के रूप में नहीं अपितु तो संवैधानिक प्रावधान के रूप में प्रदान करने का अधिनियम बना है, जो कि इस प्रकार पठनीय है कि राज्य समस्त राज्यों को जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं पूर्व प्राथमिक देखभाल व शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 45 के अंतर्गत केवल 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा व देखभाल तक सीमित किया गया है। बाकी आपको पता है कि जो अनुच्छेद 21 का है, ठीक, 21 तो जीवन जीने का अधिकार है और 21 का के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा। आप अगर पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसके बाद बाल श्रम के रूप में, तो इसके भी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। आप भाई अपने आसपास ज़रूर देखते होंगे कि साइकिल की दुकान या स्कूटर रिपेयर की दुकानों पर अधिकतर बालक ही कार्य करते हैं। चाय या रेस्टोरेंट में आप देखते हैं, या कारखानों में, या कहीं भी दुकान, या फिर घरों में जो बालिकाएं साफ़ सफाई बर्तन, इन सभी में क्या होता है कि छोटे बच्चे ही होते हैं। और इनका भाई एक कारण यही होता है कि उनके परिवार की जो स्थिति होती है वो सही नहीं होती है, इसलिए वो बच्चों को काम पे लगाते हैं और वे स्कूल भी नहीं जा सकते। इसलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो स्कूल जा सकें। क्या है वो, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार, इसके संबंध में उन्होंने कई अधिनियम बनाए हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जिनको आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप इसमें अनुच्छेद को डाटा बनाकर लिख सकते हैं ब्लैक पेन से। बाकी तो आप अपने मन से इसी से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर लिखें, तो उत्तर इसका अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आज सिर्फ हम 2 ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पहले पेपर में आए हुए भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक, तो इन्हीं को आप अच्छे से समझ कर आंसर राइटिंग आप अच्छे से करिए। इसके बाद हम ये जो लेसन है बहुत बड़ा है, तो हम पार्ट में बात करेंगे। ठीक, तो फिर वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी लेसन के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।